आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ऑनलाइन बहस को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि कैसे एक छोटी सी बात से शुरू हुई चर्चा राष्ट्रवाद, भाषा और इतिहास की कई परतों को खोलने लगती है। बिल्कुल। और इसमें कुछ बहुत तीखे सवाल हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस की विचारधारा क्या है। हाँ, और ये कि भारत को अंग्रेजी में पढ़ना लिखना चाहिए या अपनी मातृभाषा में। और ये जो औपनिवेशिक मानसिकता या कॉलोनियल माइंडसेट शब्द हम बार बार सुनते हैं, इसका असली मतलब क्या है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये बहस हमें इतिहास में भी ले जाती है, अंग्रेजों के आने से पहले। बिल्कुल, कि उस वक्त भारत असल में था कैसा, क्या यहाँ विज्ञान था, क्या सभी को शिक्षा मिलती थी। सही बात है। तो चलिए इस पूरी बहस के तर्कों और पलटा तर्कों की गहराई में उतरते हैं। तो जैसा मैंने कहा, शुरुआत एक बहुत सीधे और कह सकते हैं नुकीले सवाल से होती है। सवाल यह है कि आरएसएस, जो भारतीय संस्कृति और भाषा की इतनी वकालत करता है, वो अपने नाम के लिए रोमन अक्षरों आरएसएस का इस्तेमाल क्यों करता है। हाँ, उसे देवनागरी में रास व स क्यों नहीं लिखा जाता। एग्जैक्टली। यहाँ पर मतलब बहस का पहला टकराव देखने को मिलता है। एक पक्ष इसे सीधा सीधा वैचारिक पाखंड कहता है। पाखंड। हाँ, उनका तर्क है कि अगर आपकी पूरी विचारधारा ही भारतीयता पर है तो आपके प्रतीक, आपके नाम वो भी भारतीय होने चाहिए, है ना। आरएसएस लिखना उनकी नजर में मतलब कथनी और करनी का अंतर है। ये एक सीधा आरोप है। तो इसके जवाब में दूसरा पक्ष क्या कहता है। दूसरा पक्ष इसे पाखंड नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति बताता है। रणनीति? कैसी रणनीति? उनका कहना है कि उनकी लड़ाई अंग्रेजी भाषा से नहीं है, अच्छा, बल्कि मैकालेवादी मानसिकता से है। मैकालेवादी, ये शब्द बार बार आता है, क्या हम इसे थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं। जरूर। क्या है कि ये शब्द लॉर्ड मैकाले से आता है, जिन्होंने 1835 में भारतीय शिक्षा प्रणाली को ऐसा बनाने की बात की थी जो शरीर से भारतीय हों लेकिन सोच में अंग्रेज। बिल्कुल। अच्छा। ऐसे क्लर्क तैयार करना जो सोच, पसंद और मूल्यों में अंग्रेज हों। तो जब आरएसएस के समर्थक कहते हैं कि वे मैकालेवाद के खिलाफ हैं, तो उनका मतलब उस मानसिकता से है जो अपनी ही जड़ों को हीन और पश्चिम को श्रेष्ठ मानती है। अच्छा, तो ये सिर्फ भाषा का नहीं बल्कि मानसिकता का विरोध है। सही पकड़ा। और इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए वो स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म और वेदांत का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए अंग्रेजी का ही तो इस्तेमाल किया था। तो इस पक्ष का कहना है कि आज के दौर में जब भारत के बारे में दुनिया में कई गलत नैरेटिव्स चल रहे हैं, तो उनका जवाब देने के लिए अंग्रेजी एक जरूरी माध्यम बन जाती है। तो आरएसएस का इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बताने का एक जरिया है। हाँ, बिल्कुल। दिलचस्प। यानी ये सिर्फ एक नाम की बात नहीं है, ये इस पूरी बहस का एक छोटा सा रूप है, प्रतीकवाद बनाम व्यावहारिकता। लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल है जो संगठन की कार्यप्रणाली पर उठाया जाता है। आप पारदर्शिता वाले सवाल की बात कर रही हैं? हाँ, सवाल ये है कि आरएसएस भारत के किसी कानून के तहत एक संस्था के रूप में पंजीकृत क्यों नहीं है। इसकी कोई सार्वजनिक सदस्यता सूची क्यों नहीं है। इसका जवाब भी मतलब उनकी विचारधारा से ही निकलता है। उनका कहना है कि आरएसएस कोई कंपनी या ट्रस्ट या कोई एनजीओ नहीं है जिसे कागजों पर रजिस्टर कराया जाए। हाँ, वो इसे एक आंदोलन मानते हैं और आंदोलन लोगों से परिभाषित होते हैं, किसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से नहीं। लेकिन क्या इससे जवाबदेही का सवाल खड़ा नहीं होता? अगर कोई पंजीकृत संस्था ही नहीं है तो उसकी जवाबदेही कैसे तय होगी? ये सवाल उठाया जाता है, बिल्कुल उठाया जाता है। इसके जवाब में वो कहते हैं कि उनकी पारदर्शिता कागजों में नहीं बल्कि काम में है। अच्छा। उनकी शाखाएं सार्वजनिक पार्कों में लगती हैं, जहां कोई भी आ सकता है, देख सकता है, सवाल पूछ सकता है। उनके जो लीडर हैं जैसे सरसंघ चालक और सरकार्यवाह, उनके नाम सबको पता है। वो कहते हैं कि यही उनकी खुली कार्यप्रणाली है। ठीक है, तो यहाँ भी दो अलग अलग नजरिए हैं, एक जो कानूनी पारदर्शिता की मांग करता है और दूसरा जो जमीनी खुली कार्यप्रणाली को ही पारदर्शिता मानता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां यह बहस सबसे ज्यादा गर्माती है, शिक्षा की भाषा और औपनिवेशिक मानसिकता। हाँ, क्योंकि ये मुद्दा लगभग हर भारतीय परिवार से जुड़ा हुआ है। एक पक्ष का तर्क बहुत साफ है। क्या है वो तर्क? कि अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा बच्चों को आविष्कारक नहीं बल्कि अच्छा कर्मचारी या कह लें कि क्लर्क बनाती है। क्लर्क बनाती है। उनका कहना है कि जब कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में सोचता है तो उसकी मौलिक सोच का विकास होता है, लेकिन जब उसे एक विदेशी भाषा में रटना पड़ता है
तो उसकी सारी ऊर्जा सिर्फ याद करने में खर्च हो जाती है। और इस तर्क के समर्थन में वो क्या सबूत देते हैं? वो दुनिया के विकसित देशों का उदाहरण देते हैं। जापान, चीन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ये सभी देश अपनी अपनी मातृभाषा में विज्ञान, तकनीक, यहाँ तक कि मेडिकल की उच्चतम शिक्षा देते हैं और आज दुनिया में इनोवेशन के लीडर हैं। वो यूनेस्को और कई न्यूरोसाइंटिस्ट के शोध का भी हवाला देते हैं जो साबित करते हैं कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो सबसे अच्छा मातृभाषा में ही होता है ना? सही है। लेकिन इसके जवाब में दूसरा पक्ष एक बहुत ही प्रैक्टिकल दलील देता है। हाँ, रोजगार वाली दलील। बिल्कुल। वो कहते हैं कि ठीक है, मातृभाषा अच्छी है, पर आज की दुनिया में अंग्रेजी के बिना गुजारा कहाँ है? अगर किसी को बैंगलोर, हैदराबाद या फिर न्यूयॉर्क में नौकरी करनी है तो अंग्रेजी एक जरूरत है। और शायद यही वजह है कि लाखों माता पिता इतना संघर्ष करके भी अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में भेजते हैं। और यहीं पर मानसिकता की असली लड़ाई दिखती है। कैसे? पहला पक्ष कहता है कि नौकरी के लिए अंग्रेजी की ये सोच ही औपनिवेशिक मानसिकता का सबसे बड़ा सबूत है। ये सोच हमें एक ऐसा देश बनाती है जो पश्चिम के लिए सस्ते अंग्रेजी बोलने वाले कर्मचारी तैयार करता है, ना कि ऐसा देश जो दुनिया को अपने यहाँ नौकरी के लिए आकर्षित करे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है। एक तरफ रोजगार की जमीनी हकीकत है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का एक बड़ा सपना। पर इस पर दूसरा पक्ष एक और दिलचस्प बात कहता है ना? हाँ, वो कहते हैं कि ये जो डर दिखाया जा रहा है कि अंग्रेजी मीडियम से बच्चों का दिमागी विकास रुक जाता है, ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। वो कैसे? उनका दावा है कि भारत के 90% अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में, खासकर छोटी कक्षाओं में, शिक्षक बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अच्छा, मतलब कागज पर मीडियम अंग्रेजी है, लेकिन क्लास में पढ़ाई हिंदी, मराठी, तमिल में ही हो रही है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए बच्चों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती और साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख जाते हैं। ये तो एक दिलचस्प जमीनी हकीकत है। तो मतलब एक ही स्थिति की दो अलग अलग व्याख्याएं हैं। एक पक्ष कह रहा है देखो मातृभाषा इतनी जरूरी है कि अंग्रेजी स्कूल भी इसका इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। और दूसरा पक्ष कह रहा है देखो अंग्रेजी मीडियम से कोई नुकसान नहीं हो रहा क्योंकि मातृभाषा का इस्तेमाल तो हो ही रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भाषा और शिक्षा की बात करते करते ये बहस अचानक एक और मोड़ लेती है और अब भारतीय परंपरा की परिभाषा पर ही सवाल उठने लगते हैं। हाँ, और एक ऐसा तर्क दिया जाता है जो सुनने में बहुत अजीब लग सकता है। कौन सा तर्क? कि राजनीतिक वंशवाद का विरोध करना ही असल में औपनिवेशिक मानसिकता है। क्या वंशवाद का विरोध करना औपनिवेशिक मानसिकता है? हाँ, ये एक बहुत ही चौंकाने वाला तर्क है। इस पक्ष का कहना है कि असली भारतीय परंपरा तो राजशाही और सत्ता के वंशानुगत हस्तांतरण की ही रही है। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनता था। अच्छा, इसलिए आज अगर कोई राजनीतिक वंशवाद का विरोध करता है तो वो भारतीय परंपरा नहीं बल्कि पश्चिम से आए लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा दे रहा है। ये तो आज की राजनीतिक बहस के बिल्कुल उलट है। इसका जवाब कैसे दिया जाता है? इसका बहुत जोरदार खंडन किया जाता है। इसके जवाब में प्राचीन भारत के वो उदाहरण सामने रखे जाते हैं जिन्हें हमारी टेक्स्ट बुक्स में ज्यादा जगह नहीं मिलती। जैसे वैशाली और लिच्छवी के गण संघ, जिन्हें दुनिया के पहले गणतंत्रों में से एक माना जाता है, जहां शासक चुने जाते थे, वंशानुगत नहीं होते थे। और चाणक्य का भी जिक्र आता है। हाँ, और वो सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। चाणक्य ने एक अयोग्य नंद वंश को उखाड़ फेंका और उनकी जगह किसी राजकुमार को नहीं बल्कि एक साधारण से युवक चंद्रगुप्त मौर्य को उनकी योग्यता के आधार पर सम्राट बनाया। तो ये मेरिटोक्रेसी का उदाहरण हुआ। बिल्कुल, ये इस बात का प्रतीक है कि भारतीय परंपरा योग्यता को महत्व देती है, न कि जन्म के आधार पर अयोग्य उत्तराधिकारियों को। तो इस दृष्टिकोण से वंशवाद को भारतीय परंपरा बताना इतिहास की एक बहुत बड़ी गलत व्याख्या है। वंशवाद पर यह तर्क सीधे तौर पर भारतीय परंपरा की जड़ों से जुड़ा है जी, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों के आने से पहले का भारत आखिर था कैसा? ये इस बहस का सबसे कह सकते हैं विस्फोटक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी इतिहास की समझ को चुनौती देता है। एक पक्ष का सीधा सवाल है, अंग्रेजों के आने से पहले भारत ने विज्ञान और तकनीक में क्या योगदान दिया? क्या उस समाज में सभी को शिक्षा का अधिकार था? उनका तर्क है कि शिक्षा कुछ उच्च वर्गों तक ही सीमित थी। हाँ, और वो भी संस्कृत में। आम जनता तो बड़े पैमाने पर अशिक्षित और पिछड़ी हुई थी। ये वही नैरेटिव है जो हमें अक्सर पढ़ाया जाता है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि इसके जवाब में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए जाते हैं। हाँ,
और ये आंकड़े किसी भारतीय राष्ट्रवादी के नहीं बल्कि खुद ब्रिटिश सर्वेक्षकों के हैं। अच्छा। जैसे 1820 के दशक में थॉमस मुनरो, जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, उन्होंने एक सर्वे कराया था। उनकी रिपोर्ट बताती है कि उस समय प्रेसिडेंसी के हर गांव में एक स्कूल था। हर गांव में एक स्कूल? ये तो बहुत बड़ी बात है। इससे भी बड़ी बात आगे है। उसी तरह विलियम एडम ने 1830 के दशक में बंगाल और बिहार का सर्वे किया और पाया कि वहां 1 लाख से ज्यादा स्कूल थे। 1 लाख से ज्यादा? हाँ। इन रिपोर्ट्स के आधार पर धर्मपाल जैसे इतिहासकारों ने ये निष्कर्ष निकाला कि उस समय भारत में साक्षरता दर इंग्लैंड से भी ज्यादा थी। 1 मिनट, साक्षरता दर इंग्लैंड से भी ज्यादा? ये आंकड़ा तो उस पूरी धारणा के बिल्कुल विपरीत है जो हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है। और इसमें एक और बात थी जो हैरान करने वाली थी। आप सामाजिक संरचना की बात कर रहे हैं। हाँ। मुनरो की रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये था कि मद्रास प्रेसिडेंसी के इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों में लगभग 70% शूद्र और अन्य पिछड़ी जातियों से थे। 70%? ये तो आश्चर्य विश्वसनीय लगता है। ये उस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देता है कि शिक्षा पर सिर्फ उच्च वर्गों का अधिकार था। बिल्कुल। और तर्क ये दिया जाता है कि ये भारत की अपनी विकेंद्रीकृत और स्थानीय शिक्षा प्रणाली थी जिसे अंग्रेजों ने व्यवस्थित तरीके से नष्ट कर दिया और उसकी जगह अपनी मैकारेवादी प्रणाली लागू की। और जब विज्ञान और तकनीक पर सवाल उठाया जाता है तो जवाब में उन आविष्कारों की सूची दी जाती है जिनका श्रेय भारत को जाता है। शून्य, बाइनरी सिस्टम, जिनके बिना आज कंप्यूटर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिंक को अयस्क से पिघलाकर निकालने की तकनीक जो यूरोप से सदियों पहले भारत में विकसित हुई। विश्व प्रसिद्ध वुड स्टील जिसे दमिश्क की तलवारें बनती थीं। आयुर्वेद में सुश्रुत द्वारा प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद के ऑपरेशन। और शायद टीकाकरण का भी जिक्र है। हाँ, चेचक की टीकाकरण का एक शुरुआती रूप भी जिसे अंग्रेजों ने यहाँ देखकर यूरोप में अपनाया। और इन सब दामों को पुख्ता करने के लिए एक आर्थिक आंकड़ा भी दिया जाता है। बिल्कुल। ये कहा जाता है कि 1750 तक, मतलब अंग्रेजों के पूरी तरह हावी होने से ठीक पहले, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 25% थी। 25%? हाँ। और तर्क ये है कि इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति बिना व्यापक शिक्षा, विज्ञान और एक मजबूत औद्योगिक आधार के संभव ही नहीं हो सकती थी। ये तो इतिहास को देखने का बिल्कुल ही अलग नजरिया है। लेकिन बहस यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी दौर में ये और ज्यादा व्यक्तिगत और आर्थिक हो जाती है। हाँ, अब बहस वर्तमान पर आ जाती है। एक पक्ष हिंदी भाषी राज्यों, जिन्हें हिंदी पट्टी भी कहा जाता है, को पिछड़ा हुआ बताता है। और इसके सबूत में वो टैक्स के आंकड़े देते हैं। सही है। वे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्य केंद्र को जितना टैक्स देते हैं उससे कई गुना ज्यादा वापस पाते हैं, जबकि दक्षिणी राज्य जितना देते हैं उन्हें उसका एक छोटा हिस्सा ही वापस मिलता है। ये एक गंभीर आरोप है। इसका क्या जवाब दिया जाता है? इसके जवाब में एक ऐसी सरकारी नीति का हवाला दिया जाता है जिसके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं। 1952 से 1993 तक चली माल ढुलाई समानीकरण नीति, फ्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी। ये क्या थी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति थी। इसके तहत पूरे भारत में कहीं भी फैक्ट्री लगाने के लिए खनिज संसाधन जैसे कोयला, लोहा, सीमेंट एक ही दाम पर मिलते थे। एक ही दाम पर? हाँ, मतलब अगर आप बिहार की खदान से कोयला निकालकर मुंबई में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपको कोयला पहुंचाने का भाड़ा वो सरकार देती थी। तो इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि जिन राज्यों में खनिज थे जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वहां उद्योग लगाने का कोई आर्थिक लाभ ही नहीं रहा। कारखाने लगाए और कच्चा माल पूर्वी भारत से सब्सिडी पर मंगवाते रहे। तो इस तर्क के अनुसार हिंदी पट्टी और पूर्वी भारत ने दशकों तक देश के दूसरे हिस्सों के विकास की कीमत चुकाई। हाँ, और इस नीति ने उन्हें औद्योगिक रूप से पिछड़ा बना दिया। तो ये एक ऐतिहासिक आर्थिक अन्याय का आरोप है। और अंत में एक बहुत ही तीखा व्यक्तिगत सवाल भी है। हाँ, ये सीधा हमला है। सवाल पूछा जाता है कि अगर संघ परिवार के नेताओं और उनके समर्थक मातृभाषा के इतने ही बड़े हिमायती हैं तो उनके अपने बच्चे यूरोप और अमेरिका में क्यों पढ़ते हैं? और कुछ विदेशी नागरिकता क्यों ले लेते हैं? ये तो सीधा सीधा कथनी और करनी में अंतर का आरोप है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना मुश्किल हो सकता है। तो इसका क्या जवाब दिया जाता है? इसका जवाब क्या है कि वो सीधे तौर पर उस व्यक्ति पर हमला करने के बजाय तर्क पर केंद्रित रहता है। मतलब कहा जाता है कि कुछ नेताओं का व्यक्तिगत पाखंड या दो मुहापन उस वैज्ञानिक तथ्य को नहीं बदल सकता
कि मातृभाषा में शिक्षा बेहतर होती है। और अब इसके लिए एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दिया जाता है। हाँ, कहा जाता है कि अगर कोई डॉक्टर खुद सिगरेट पीता है तो क्या इससे ये साबित हो जाता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, डॉक्टर का व्यक्तिगत आचरण एक वैज्ञानिक सत्य को नहीं बदल सकता है ना। उसी तरह कुछ नेताओं के बच्चों के विदेश में पढ़ने से ये तथ्य नहीं बदल जाता कि अपनी भाषा और संस्कृति में शिक्षा देश के लिए बेहतर है। ये एक अच्छा तार्किक बिंदु है, लेकिन क्या स्रोत में इस बात का भी जिक्र था कि जनता के लिए व्यक्तिगत आचरण और सिद्धांत को अलग करके देखना कितना मुश्किल होता है? ये बात बिल्कुल सही है और स्रोत भी इस जटिलता को स्वीकार करते हैं। तर्क अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत उदाहरण का बहुत बड़ा महत्व होता है और ये इस बहस का एक ऐसा पहलू है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को घेरने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी बहस में हमने देखा कि कैसे विचारधारा, भाषा, इतिहास और व्यक्तिगत अनुभव एक दूसरे से टकराते हैं। एक तरफ अपनी जड़ों से जुड़ने और सांस्कृतिक आत्मविश्वास की एक जोरदार दलील है, तो दूसरी तरफ वैश्विक दुनिया की सच्चाइयों, रोजगार की व्यावहारिकता और ऐतिहासिक व्याख्याओं पर गहरे मतभेद का तर्क है। यह चर्चा सिर्फ सही या गलत के बारे में नहीं है, यह दिखाती है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम अपनी पहचान, अपनी भाषा और अपने भविष्य को कैसे देखते हैं। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। 21वीं सदी में किसी समाज की प्रगति का असली पैमाना क्या होना चाहिए? अपनी भाषा और संस्कृति में आत्मनिर्भरता या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ सफलतापूर्वक जुड़ने की क्षमता? और क्या ये जरूरी है कि इन दोनों में से किसी एक को ही चुना जाए? क्या दोनों को एक साथ हासिल करने का कोई रास्ता नहीं हो सकता? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।